यूपीएससी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। दोस्तों, जिस सीरीज़ की हम शुरुआत किए थे उस सीरीज़ का यह लेक्चर तीसरा है और हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 का जो क्वेश्चंस पेपर है उस पर डिस्कशन कर रहे थे। इसके पिछले दो लेक्चर में हमने कुल 30 प्रश्नों पर चर्चा की। अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न हमारे ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित होंगे। दोस्तों, इस बार या 2020 का जो प्रश्न पत्र था उसमें इन दो सेगमेंट से कुल 39 प्रश्न 39 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें ज्योग्राफी के 19 प्रश्न और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 20 प्रश्न थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन दो सेगमेंट का आपके प्रारंभिक परीक्षा में कितना ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, उस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस बार हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इस वजह से जो ज्योग्राफी के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं उन्हें मैप्स के सहारे समझेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें कॉमन सेंस से उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन कई लोग उस प्रश्न को स्किप कर जाते हैं। तो हम स्किप ना करके कॉमन सेंस से किस तरह से प्रश्न के जो सही विकल्प हैं उस तक पहुँचें, उसको हम समझेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व करते समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देखेंगे। प्रश्न किस एरिया से आ रहे हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ ही विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड अगेन, ये देखेंगे जिस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जहाँ से दोबारा प्रश्न उसके आसपास या इर्द गिर्द से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उस प्रश्न का नेचर, ट्रेंड या किस तरह के प्रश्न होंगे, इन सभी चीज़ों पर हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज उत्खनन शहर। अब क्या होता है कि आयोग लगभग हर बार यहाँ से क्या करता है, खनिज उत्खनन शहर से भी क्वेश्चंस बना ही देता है। तो मैंने क्या किया है कि ये देखिए मैप, और मैप में जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं उनको मैंने यहाँ पर लोकेट कर दिया है। आप देख लीजिए, ये 2019 के पहले का मैप है। तो आप यहाँ पर जो नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन पर आप यहाँ पर ये बहस मत छेड़ दीजिएगा कि सर इसमें तो वो दिख ही नहीं रहा। तो ये 2019 के पहले का मैप है। आपको ये कोई पॉलिटी आप यहाँ नहीं पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके काम की जो चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिए। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों को दिखाया गया है। साथ ही साथ भारत के प्रमुख जो मैग्नीज खनन क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर लोकेट किया गया है। मैं थोड़ा और इसको कर देता हूँ अब, ठीक है। फिर इसके बाद भारत के प्रमुख बॉक्साइट जो केंद्र हैं उनको दिखाया गया है। तो आप ये चीज़ें क्या कह रही है नोट कर लीजिए यदि आपको लगता है। मैं एक बार फिर से इसको छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके बाद आप इसको देखिए, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है, देखते हैं। जो पहला मैप है इसमें भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, और इसमें लौह अयस्क ये है, इसके सामने बेल्लारी है। आप देखते हैं इसमें बेल्लारी कहीं पर दिया गया है कि नहीं दिया गया है लौह अयस्क क्षेत्रों में। तो ये देखिए, ठीक है, बेल्लारी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि लौह अयस्क का जो खनिज और जो उत्खनन शहर है ये क्या है, सुमेलित है। ये सुमेलित है। और पूछा क्या है, सुमेलित नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन के बारे में हमें मालूम पड़ गया तो अब सीधा हम कूट पर चलते हैं। सुमेलित नहीं है, जहाँ जिस कूट में 2 होगा उस कूट को हम क्या मान लेंगे, गलत। 2 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा क्या बचता है, सी। इसका मतलब जो 31 का होगा, जो सही कूट होगा, जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो आपको सिर्फ एक विकल्प के बारे में क्या है पता होने से आप सही कूट तक अपनी पहुंच को क्या कर पा रहे हैं, सुनिश्चित कर पा रहे हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को स्किप मत करिए। खनिज उत्खनन शहर जो मैंने नीचे दे रखा है आप उसको देखिए, उसको कहीं लिखना चाहें आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसको क्या करिए, अपने माइंड में कहीं ना कहीं मैप के माध्यम से बैठा लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। और यह जो कोर्स है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने की जो राह होती है उसे इजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस वजह से आप एडमिशन लेना चाहें तो दिए गए इस संपर्क नंबर पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कश्मीर घाटी
स्थित है, ये पूछ रहा है। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ है, किसके बीच में है? कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है, या पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है, या महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य, ये बताना है। आपको ये तो मालूम है कि जो हिमालय है वह क्या है, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैला हुआ है। पश्चिम में आप देखें, पश्चिम में वो सिंधु गार्ज से लेकर के और पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक क्या है, फैला हुआ है। हिमालय जो है इसको भी क्या किया गया है, 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। और जिसे पहला जो हमारी जो पहली श्रृंखला है उसे महान हिमालय, दूसरे को मध्य हिमालय और तीसरे को शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, जो मध्य हिमालय है उस पर भी कई सारी श्रेणियां हैं, जैसे धौलाधर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है। और उसी में देखें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है और जो हिमाद्री, जैसे महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, इसी के बीच हमारी कश्मीर घाटी क्या है, स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन है जो सही होगा वो क्या होगा, बी होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में ही कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, काराकांडा, यूक्रेन, क्रीवेई राग, जर्मनी, नॉर्मैंडी, फ्रांस, पायरेनीज। तो ये देखिए, ये जो 3 नाम हैं ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र से संबंधित हैं, बट जो नॉर्मैंडी है यह एक पर्यटन स्थल है। ये जो 2020 में न्यूज़ में भी रहा, इस वजह से आप न्यूज़ यदि देखते होंगे तब भी आप इसको क्या कर जाएंगे, सही कर देंगे। तो जो सुमेलित नहीं है वो हमारा जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? खट्टे रसीले फलों में आप अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सभी क्या होंगे, ये फल आएंगे। और कहाँ पर ये बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो ये सी है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है, आसमान साफ होते हैं। ये सभी यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषताएं हैं। इन्हीं कारणों से क्या है, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है। तो हमारा जो विकल्प होगा वह सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरी तरफ देश। आप पिछले ईयर्स जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आप देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। और ख़ास बात तो ये है कि जो पीछे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम दिए गए हैं उन्हीं को कई बार रिपीट कर दिया जाता है। हरिकेन हो गया, रिपीट हुआ है, वैसे ही विलीज जो है ये भी रिपीट हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आगे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को आप देख रहे हैं तो जो आगामी आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कई सारे प्रश्नों को आप हल कर देते हैं। यहाँ पर देखो, हरिकेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। टाइफून जो है वो चीन से संबंधित है। ठीक है, हमें 2 विकल्प के बारे में मालूम है। अब हम अपने एक बार क्या करते हैं कि कूट में देखते हैं क्या हम इन 2 विकल्पों के माध्यम से सही विकल्प कूट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। हरिकेन बी का 4 देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, 3 और 1 में नहीं है, इसका मतलब सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टाइफून 2, सी का 2 देखिए, 2 यहाँ है, 4 और 3 इसको तो पहले ही हमने गलत कर दिया है, यहाँ 1 है, ए गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को आप देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 2020 में जो प्रश्न पूछा गया, पूछने की वजह भी क्या रही, जो क्रिस्टोबाल तूफान था, जो मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको देश है और उत्तरी अमेरिका के कुछ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके कुछ क्षेत्रों में इसने क्या कर दिया था, एक तरह से आतंक मचा दिया था। तो उस सेंस में इन सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भी चर्चा हुई थी न्यूज़ में। इस वजह से आयोग क्रिस्टोबाल तूफान के बारे में ना पूछ करके इन सभी के बारे में पूछ लिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो एक बार ऑस्ट्रेलिया के ये जो श्रृंखला है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के में कहाँ पर लोकेट है वो चीज़ों को हम देख लेते हैं मैप में। ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप है और आप देखें
तो ये है डार्लिंग्स रेंज। कहाँ पर है ये? दक्षिण पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है, ये है दक्षिण पश्चिमी तट। आप ये जो श्रृंखला है ये खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है। ऐसी श्रृंखलाओं को आप याद करते समय मैप का सहारा ज़रूर लिया करिए, ताकि जो ये सब चीज़ें हैं लंबे टाइम तक क्या हो सके, आपके माइंड में स्टोर हो सके। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा, क्यूराइल धारा। तो आप देखें तो ये एक मैप हमारे सामने यहाँ फिर से है। ये क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ये क्या है? ये साउथ अटलांटिक है। और ये नॉर्थ, ये क्या है? नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है। अब प्रश्न हमारे सामने जो है बताना है हिंद महासागर से संबंधित। आप ध्यान दें तो ये जो है अगुलहास धारा, ये कहाँ से है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से संबंधित है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी जो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये लिब्राडोर है, ठीक है, कैनारी है। तो ये सभी कुछ धाराओं के नाम हैं। और हमें जो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो अगुलहास धारा है वो किससे है? हिंद महासागर से संबंधित है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नृजाति समूह से हर बार तो प्रश्न कई बार सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो जनजाति से आते हैं, लेकिन इस बार 2020 में नृजाति समूह से भी प्रश्न पूछ लिए गए। खैर कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्नों पर आपको तनाव नहीं लेना है। तब भी आप देखें तो जो एक यहूदी का जो होना चाहिए, इजराइल, आप IR या इत्यादि जो पाठ्यक्रम हैं आपके आयोग द्वारा निर्धारित, उस दौरान आपने पढ़ा होगा कि यहूदी इजराइल से, ये समुदाय जो निर्जाति समुदाय है, ये निर्जाति समूह है, ये इजराइल से संबंधित है। और जो टेडा है वो लीबिया से है। ठीक है। इन दो आधारों पर फिर से सही विकल्प तक पहुंचते हैं। कौन सा हमारा सही कूट है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ए का 4 देखिए 3 में दिया गया है, इस ए में नहीं है, हमारा ये गलत होगा कूट। फिर इसके बाद टेडा, लीबिया, बी का 3 कहाँ पर है? इधर है, इसमें नहीं है, बी सी गलत होगा, जो सही होगा वो डी होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी। देश है मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, केप वर्डे। और इधर राजधानी के नाम हैं राबात, ट्यूनिस, अल्जीरियस, बमाको। आयोग जो प्रश्न ऐसे पूछते हैं देश और राजधानी से संबंधित, वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के देश होंगे और वो अक्सर तटीय देश होते हैं। जो तटीय देश हैं वो होते हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें जो सही विकल्प नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, वो क्या है? डी है। तो हमारा जो होगा गलत ऑप्शन, जो सुमेलित नहीं है, वो क्या है? डी। फिर है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज है। या जो दक्षिण अफ्रीका जो का ये जो क्षेत्र है, ये क्या है? यूरेनियम, मैग्नीज, हीरा, सोना आदि प्रमुख जो इसके उत्पादक ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र है वो विशेष रूप से मैग्नीज के लिए ही फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर से अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्वत, दूसरी तरफ देश। पर्वत में एटलस है, किलिमंजारो है, चिम्बो राजो है, पायरेनीज है। पायरेनीज तो फ्रांस और स्पेन से संबंधित है। एटलस क्या है? पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वे क्या करती हैं? 3 तरह की गतियाँ करती हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। अभिसारी गति में क्या होती हैं? 2 प्लेटें नज़दीक आती हैं, और अपसारी में 2 प्लेटें दूर जाती हैं, और संरक्षी में 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। एटलस जो है पर्वत वो अभिसारी गति का ही परिणाम है। और चिम्बोराजो जो है, ये समझिए जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर की सबसे ऊंची जो चोटी है वो चिम्बोराजो ही है। और एटलस जो है ये आपसे कहाँ से संबंधित है? मुझे पता है जैसे कि एटलस जो है, आपको मैप में दिखाता हूँ मैं, ये एटलस है। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका का जो ये उत्तरी भाग है, मुझे ये पता है कि यहाँ पर क्या है? एटलस है, पर्वत है, माउंटेन्स है।
अब याद करने का दूसरा तरीका क्या है, अब मैंने क्या किया है कि मोरक्को देख रहे हैं आप, ऑप्शन में मोरक्को है और एक नाम और दे दिया गया है तंजानिया, जो दक्षिण अफ्रीका के दो देश हैं, एक नॉर्थ में है तो एक आप देखिए कहाँ पर है, ये है दक्षिणी पूर्व में है, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा ये है उत्तरी और पश्चिमी छोर पर है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो एटलस माउंटेन है वो किससे संबंधित है, मोरक्को से है। तो यहाँ देखिए एटलस जो है वो किससे मिला देंगे हम, A को 4 से, किलिमंजारो जो है ये तंजानिया से मिला देंगे। अब क्या बचता है, सभी तो हमने मिला दिया। अब देखते हैं कि अब सही कोड तक पहुँचते कैसे हैं। ए का देखिए 4 कहाँ पर है, इसमें भी है, सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या है, किलिमंजारो, ये एक बी का 3 देखिए कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सी और डी को हमने पहले ही गलत कर दिया है और बी में है नहीं तो बी गलत हो गया, हमारा क्या हुआ सही, ए, ठीक है। आप इस तरह से प्रश्नों को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, टिन उत्पादन से है। बहुत इजी प्रश्न था और ये भी चर्चा का विषय रहा 2020 में। तो मलेशिया में किंटा घाटी जो है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। प्रश्न जो आयोग के बनते हैं वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से कई सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न। अभी देख रहे हैं जो राजधानियां हैं वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनसे बन रहे हैं। और टफ भी नहीं पूछ रहा है, तटीय देश से वो क्वेश्चन उठा लेगा, या आप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा जो है उनसे उठा लेगा कि कौन सी रेखा किन देशों से होकर गुजर रही है, किन देशों से नहीं होकर गुजर रही है। तो आप इन चीज़ों को जो है याद करिए, बहुत ज़्यादा अंदर मत जाइए कि सब देश के बारे में पता चला आप एक एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उससे आप समझ जाएंगे आपको पढ़ना क्या है। हो सकता है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, आज इन चारों विकल्प के नाम दे दिया है, देशों के नाम दे दिया है, कल कुछ और बदल देगा, कोई और देश दे देगा। या हो सकता है भूमध्य रेखा ना कर्क रेखा लिख दे, या मकर रेखा की बात कर दे कि मकर रेखा बताइए किन देशों से नहीं होकर गुजरती है। तो हम भूमध्य रेखा को एक बार क्या है मैप पे देखते हैं। भूमध्य रेखा ये देख रहे हैं 0 ये है, क्या है आपकी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, गैबोन से फिर कांगो में जा रही है, कांगो के बाद ये कांगो प्रजातांत्रिक जो गणराज्य है वहाँ पर इंटर की, फिर युगांडा में की, फिर केन्या में, फिर या सोमालिया में करते हुए निकल गई है। अब प्रश्न है कि किन देशों से होकर के नहीं गुजरती। तो गैबोन और सोमालिया से होकर के तो गुजरती है। फिर से देखिए तटीय देशों के नाम आपको मालूम है, जैसे गैबोन और सोमालिया ये दोनों क्या हैं, तटीय हैं। देखिए आप ये और ये, फिर से ना आपको यदि ये भी मालूम है कि भूमध्य रेखा का जो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे तटीय पश्चिमी जो देश है गैबोन है, और यहीं से सबसे पहले भूमध्य रेखा यहाँ पर इंटर करती है, फिर यहाँ से निकलती है तटीय देश से। तो आपको तटीय देश के बारे में मालूम है ओवरऑल, तो आप प्रश्न को सही कर जाएंगे। अंदर के कहीं भूल भी रहे हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में भी नदी के संदर्भ में भी मैं ऐसे ही बताया था कि आप जो पश्चिमी नदी है, जो पूर्वी नदी है, उन दोनों के बारे में तो ज़रूर जानिए। वैसे ही यहाँ पर भी है गैबोन और सोमालिया, ये आपको मालूम होता तो आप प्रश्न को सही कर देते। मतलब भूमध्य रेखा गैबोन और सोमालिया से होकर निकलती है, गुजरती है। प्रश्न है कहाँ से नहीं गुजरती, मतलब गैबोन और सोमालिया, 1 और 2 ऑप्शन जिसमें जिस कूट में होंगे वो कूट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 यहाँ है, ये गलत हो गया। इसमें क्या है, 2 है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो गया। अब 3 4 मतलब भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा जो देश हैं, इन देशों से भूमध्य रेखा होकर के नहीं गुजरती। इसके बाद हम कर्क रेखा को देखें तो ये है कर्क रेखा, आप देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, देख लीजिए, हो सकता है फिर से आगे यहाँ से प्रश्न बन जाए, समझ रहे हैं, यहाँ से बन जाए। तो कर्क रेखा देखें तो कहाँ से, पश्चिमी सहारा और फिर मारिटानिया, फिर इसके बाद माली, फिर अल्जीरिया, फिर इसके बाद देखिए नाइजर में थोड़ा टच कर रही है यहाँ पे, फिर इसके बाद लीबिया में, फिर मिस्र। तो ये कर्क हो गई रेखा। मकर रेखा देखें तो ये है मकर रेखा, नहीं सॉरी ये कौन सी, हाँ मकर ही है, ठीक है मकर रेखा। ये देखिए नामीबिया जो है
वो बोत्सवाना, और इसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका में ये देखिए इंटर की है, फिर इसके बाद मोजाम्बिक, फिर इसके बाद मेडागास्कर। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ रहे हैं आप। जो तटीय देश है उनको तो ज़रूर देख लीजिए। तो हमारा जो यहाँ पर विकल्प होगा वो क्या होगा, डी सही होगा। अब हम चलते हैं, अब हमारा जो दूसरा खंड है वो पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, जिसका पहला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है। ये 2019 में प्रारंभ किया गया था। यह 5 वर्षीय कार्यक्रम है, 2024 तक जो चलेगा, और जिसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करना। तो ये न्यूज़ में था, आप न्यूज़ देखते होंगे तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे। ठीक है, जो इसका सही विकल्प होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में कौन सा एवं उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था। ये 1980 के आसपास की बात हो रही है। तो आप समझिए कि उस टाइम पे विकास बहुत, सभी जो विकसित देश हैं विकास बड़े बढ़ चढ़ करके ज़ोरों से कर रहे थे, तो उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखे, क्योंकि शुरू में तो पता नहीं था, विकास करते चले गए, लेकिन उससे जो प्रदूषक पदार्थ थे उन्होंने क्या किया कि नेचर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाई। उनमें से जैसे पहला दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, हाँ इस पर चर्चा हुई होगी। अब आप कॉमन सेंस से उत्तर दीजिए ना यहाँ पे, कि विकास के नकारात्मक पक्षों पर विचार कीजिए। आजकल ग्लोबल वार्मिंग, ये दुनिया भर की बातें आप सुन रहे हैं न्यूज़ों में, करंट अफेयर्स में, तो आप उससे लिंक करके थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही उत्तर तक आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीतिक एवं विकास, जन सम्मान का विस्थापन एवं पुनर्वास। आप समझिए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, इस पर हाँ चर्चा हुई थी। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर भी चर्चा क्या हुई थी, नकारात्मक जो पक्षों पर विस्तार, ये जो पक्ष हैं पर्यावरण प्रदूषण भी शामिल रहा। जब आप ये समझिए कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, बर्फ़ पिघलेंगी तो जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। जो तटीय देश हैं या जो राज्य हैं उन पर क्या होगा, वे जल स्तर में क्या हो सकते हैं कि वो उन तटीय देशों या राज्यों तक पहुँचे वो जल स्तर, उससे क्या होगा, उन्हें क्या होगा, विस्थापन होना पड़ेगा, पुनर्वास की भी समस्या आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई थी। जो गौण मुद्दा था वो था राजनीतिक एवं विकास। तो हमारा जो सही विकल्प होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था, तो सी था। ये भी था, विकास के नकारात्मक पक्षों में ये शामिल होगा, लेकिन ये 3 जो ऑप्शन हैं ये ज़्यादा नज़दीक हैं। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले, सी इसमें होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास पर चर्चा आरंभ की गई। धारणी विकास के बारे में आपको मालूम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको मालूम है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका आप इस तरह से उपयोग करें कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी उसके हित प्रभावित ना हो, उसके हित को आप कहीं ना ठेस पहुँचाएँ। उस संदर्भ में धारणी विकास की बात की जा रही थी कि, और संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति, कौन सी प्रस्तुति थी आप ये देखिए, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। आप ध्यान दें तो अभी हमने क्या कहा, धारणी विकास, फ्यूचर की बात यहाँ पर ये कर रहा है। तो जो कॉमन सेंस से उत्तर पर हम पहुँच सकते हैं वो हमारा ये है कि जो विकल्प होगा वो बी सही होगा, आवर कॉमन फ्यूचर की प्रस्तुति के उपरांत ही धारणी विकास पर चर्चा आरंभ की गई। तो कॉमन सेंस से भी इसका प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं। तो उसके लेखक जो हैं रेचल कार्सन हैं। साइलेंट स्प्रिंग में उस टाइम पे जो बड़े स्तर पर क्या किया जाता, कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि जो प्रदूषक हैं, जो इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया, तो क्या हुआ, प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने इन सभी चीज़ों को क्या किया, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक में उसका दस्तावेजीकरण किया। बाद में यह पुस्तक क्या हो गई, पर्यावरण आंदोलन को बड़े व्यापक स्तर पर गति दी। तो इसके लेखक जो थे रेचल कार्सन थे। तो प्रश्न भी वहीं से पूछे जा रहे हैं जहाँ वो बड़े बड़े आंदोलन हुए, पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं। तो वो आंदोलन क्यों हुई है, तो वो इसका कारण ये बुक रही। तो आप थोड़ा गौर करें तो जो बुक भी ऐसे ही नाम पूछे जा रहे हैं इसमें कि अब जो फेमस रही हैं बुकें,
जिसकी वजह से कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं। तो वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो 47 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, रिचर्ड कॉर्सन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारण है लेकिन प्रमुख कारण नहीं है। आप देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। यदि प्राकृतिक आवास का नष्ट होंगे तो क्या होंगे? वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का वो कारण तो बनेंगे ही। जंगलों में आग लगेगी तो वे जो वन प्राणी हैं वे विलुप्त होंगे। वन प्राणियों का यदि अवैध वाणिज्यिक व्यापार होगा तब भी ये क्या होंगे? विलुप्त होंगे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यदि आप देखें ये जो तीन हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है वन प्राणियों के विलुप्तीकरण के। वही जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी है, लेकिन इसको हम लास्ट गौण कारण मानेंगे। तो जो हमारा यहाँ सही होगा विकल्प डी होगा कि प्रमुख कारण में शामिल नहीं है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। लेकिन आप ध्यान दें, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे भूमि को एक्यूपाइड करते जाएंगे, भूमि का अधिग्रहण करेंगे, और ये जब करेंगे धीरे धीरे हो सकता है कि जो जंगल हैं उनका ये साफ करना शुरू कर दें, तो वो भी कहीं ना कहीं वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण बनेगी। लेकिन अभी जो ज़्यादा प्रमुख कारण हैं जो नज़दीक हैं विलुप्तीकरण के, ये तीन हैं। तो ये हमारा डी होगा सही ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 मिनट। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झील है, अवस्थिति है। आप ये देखिए, जो बड़खल झील है ये 2020 जून 2020 में चर्चा में रही। इसको पुनर्जीवित करने की बात की जा रही थी। ये जो यहाँ पर जो इसका मतलब ये झील जो सूख रही थी उसके पुनर्जीवित करने के संदर्भ में बात हो रही थी। जून 2020 की शायद बात है। और यह झील जो है हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा जो राज्य है वहाँ पर इसकी अवस्थिति है। कई बार डाउट में कई लोग रहते हैं कि नहीं बड़खल झील जो है वो दिल्ली से है। नहीं, दिल्ली से ये सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये है हरियाणा से। अब चलते हैं, एक का हमें मालूम था कि जून 2020 के आसपास या न्यूज़ में था, इस वजह से हम अब क्या करते हैं कि एक माइंड में हमारे आ गया। अब हम सही कूट तक पहुंचते हैं सिर्फ एक के आधार पर। बी का दूसरा देखिए कहाँ पर है। बी का यहाँ 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। मतलब ये 1 3 4 हमारे विकल्प क्या हो गए? गलत हो गया। हमारा सही होगा ए। आप न्यूज़ में बने रहते हैं तो आप क्या करते हैं कि किसी ये जरूरी सबके बारे में पता हो। आप देख लीजिए, आप एक के बारे में पता था, आप उत्तर को सही कर गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। अब राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर, बेतवा नहीं होना चाहिए, बेतला होना चाहिए ना। ठीक है, देखते हैं बाद में इसको। आप ये देखिए कि जो मोल्लेम है ये भी न्यूज़ में रहा उस टाइम पे, जून के आसपास 2020 की बात करूं, और यह गोवा से संबंधित था। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि एक ऑप्शन से क्या इसका उत्तर निकल जा रहा है। बी का 3 यहाँ है, 2 1 4, मतलब बी सी डी गलत, ए सही। देख लिया, हो गया ना आपका काम। तो आप इस बात को समझिए कि आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप न्यूज़ को ठीक से देख रहे हैं, करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ रहे हैं, तो आप उत्तर को सही कर लेते हैं। ठीक है। और डी का ठीक है, बेतवा बराबर। बेतवा देख लीजिए, मेरे ख्याल से बेतला होना चाहिए, झारखंड है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है फिर, क्योंकि झारखंड में बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शायद प्रसिद्ध है। बेतला नहीं बेतवा, ठीक है, जो भी हो आप देख लीजिएगा। हमारा तो काम बन गया इससे ही कि एक के बारे में मालूम है, करंट अफेयर्स के कोई सी एक न्यूज़ पर हम अपनी नज़र बनाए रखे थे, तो उससे हम सही उत्तर तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। कैसे करता है ये देखिए। मान लीजिए ये झील है, ठीक है, ये ऐसे झील नहीं बनती, 1 मिनट, ये मान लीजिए झील है, ठीक है। और प्रकृति में कोई भी चीज़ हो, चाहे झील हो कुछ भी हो, सबका एक ना एक दिन क्या होना है, पतन तो होता ही होता है। अब यहाँ पर होता है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, लेकिन मानव क्या कर रहा है आजकल, सीवेज का पानी, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा, इन सब चीज़ें क्या हो रही, झील में जा रही हैं। इनके जाने से क्या हो रहा है कि ये नीचे जाके बैठ जाते हैं
और बैठने के बाद पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं, जिससे शैवाल बड़ी संख्या में क्या होते हैं, वो उगने लगते हैं और फैल करके जो पानी की ऊपर की जो लेयर होती है उस पर क्या होते हैं, बिछ जाते हैं। आप देखे होंगे कि तालाबों में या कई जगहों पे कि ग्रीन कलर की एक लेयर बिछ जाती है। अब इससे क्या होता है कि प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है कि इस लेयर को क्रॉस करके नीचे नहीं आ पा रहा है। अब नीचे जो पेड़ पौधे हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं, अब ये प्रकाश जब इन पौधों को नहीं मिलता तो ये प्रकाश संश्लेषण या इत्यादि क्रियाएं नहीं कर पाते, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये मरने लगते हैं। ये प्राथमिक उत्पाद जब नहीं होते, ये मरने लगते हैं, तो जो जलीय जीव जंतु हैं वे भी सड़ने गलने और मरने लगते हैं। अब इस क्रिया इस ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जब ये ख़त्म होंगे तो आप ये समझिए कि जो घुलित ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर अब क्या होगा, झील में कम हो जाएगा इसका वो। तो झील में जो ऑक्सीजन कम हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, और इनके मरने से जो मछली जीव जंतु हैं इनका भी क्या हो रहा है, ये भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रश्न है कि सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं, तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, हाँ कम करता है, ये विकल्प सही है। यह जल निकाय में पोषक तत्व का संवर्धन की घटना है, हाँ पोषक तत्वों का संवर्धन यहाँ पर होता है। इस वजह से जो सही विकल्प होगा हमारे यहाँ क्या होगा, 1 तथा 2 दोनों, ए तथा दोनों होंगे, 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो होगा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 खूब आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी की क्लास भी की होगी, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, उन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की तो बात हुई होगी। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की संख्या जो घट रही थी उसको मतलब क्या करना, संरक्षण देने के लिए 1973 में शुरू किया गया था। और जो प्रोजेक्ट हाथी है ये बराबर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 1992 के आसपास इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित है। तो आप देखें तो जो सबसे पहले घटना हुई है वह वन घटना क्या, जो सबसे पहले अधिनियम जो बना है वन जीव संरक्षण अधिनियम है। इसका मतलब जो हमारे नीचे दिए गए कूट होंगे उसमें सबसे पहले 3 होगा। 1972 के बाद कौन सा आ रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 3 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद ही 4 होगा, ये क्रम होगा। देखिए है नीचे 3 1 2 4, हमारा जो विकल्प होगा वो सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। तो ये हमारा जो होगा इसमें सही ऑप्शन ये ए होगा, ठीक है। जो 53 का जो होगा सही ऑप्शन ए होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र के जो विभिन्न घटक से होकर जो पोषक तत्वों का जो गुजरना जो कहलाता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। एक तरह से आप जब डिफिनेशन पढ़ते होंगे ये शुरू में ही, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर हैं जब आप पढ़ते हैं उसकी जो डिफिनेशन है उसी दौरान आप केयर कर ध्यान से आप पढ़े होते जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में, तो आप इस विकल्प को भी क्या करते ठीक कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से हुआ। मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वह होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित है। हुआ क्या कि वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया जा रहा था, बांध का नाम बराबर नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, तवा बांध करके कुछ नाम ऐसे ही था। उस बांध के निर्माण के दौरान क्या हुआ कि जब बांध बन गया तो पानी का जो जलस्तर बढ़ा तो आसपास की जो मिट्टियाँ थी वे धीरे धीरे दलदली होने लगी, मिट्टियाँ उनकी उर्वरता जो थी वो खराब होने लगी। इन सभी वजहों से मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। और वही वो दौर था कि उसी के आसपास उत्तर प्रदेश में भी चिपको आंदोलन चल रहा था। पेड़ों को ना काटा जाए उसके लिए लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों में चिपक जा रहे थे। एक फोटो मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है, आप देखिए। चिपको आंदोलन जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए लोग क्या हो रहे थे, पेड़ों में क्या हो जाते थे, उसको गले से लगा लेते थे कि पेड़ों को ना काटा जाए। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा वो डी सही होगा, लेकिन आयोग ने दरभंगा बिहार को सही माना है, तो हम यहाँ पर जो सही होना चाहिए डी, लेकिन आयोग ने सी को माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। एक काम करते हैं, पहले ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको देख लेते हैं आप। ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ये ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब क्या होती है, जो सूरज है वह सोलर रेडिएशन कुछ पृथ्वी को देती है,
पृथ्वी बाद में वापस भी करती है कुछ हीट को, लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसें आप देख रहे हैं, इनकी ये क्या होता है कि इस लेयर से टकराने के बाद कुछ जो हीट है वो वापस पृथ्वी की तरफ आ जाती है। इसी से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस सामान्य रूप से बना रहता है। यदि ये ग्रीन हाउस लेयर ना हो तो क्या हो कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाए। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जो ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या हो रहा है कि सोलर रेडिएशन तो आ रही है, लेकिन पर्यावरण जो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, कई तरह से कीटनाशकों का उपयोग, फिर इसके बाद जो वायु प्रदूषण और कारों से निकलता हुआ जो प्रदूषण है, इन सब जो सारी जो भी घटनाएं हैं वो क्या कर रही हैं, ग्रीन हाउस की जो लेयर है उसको मोटी कर रही हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस की जो लेयर है कितनी पतली है, और यहाँ पर देखिए तो ये क्या है कि ये लेयर मोटी होती जा रही है। तो जब सूरज की किरणें आती हैं, जो रेडिएशन है वो आता है, तो वो वापस भी जाता है। जब वापस जाता है तो यहाँ पर ये फिर क्या करती है, लेयर वापस कर देती है कुछ हीट को। यहाँ पर देखिए ये कितना पतला है, और यहाँ हीट देखिए ये मोटा होता जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए बताया जाता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए जो इसकी लेयर मोटी हो रही है उसके लिए कई सारे सरकारी जो कार्यक्रम हैं चल रहे हैं, ठीक है। और दिल्ली में ऑड इवन हो गया, फिर इसके बाद कई सारे सोलर पैनल की बात की जा रही है कि कोयला का ज़्यादा कम से कम उपयोग हो। हाँ, तो हमें ग्रीन हाउस लेयर जो है ये इस तरह से क्या करती है, पृथ्वी को इफेक्ट करती है। ये अलग मुद्दा है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस करें। तो हमारा जो सही होगा 55 का विकल्प वो बी होगा। अगला प्रश्न है समुदायों का पूर्ण क्रम। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। ये भी एक डेफिनेशन के रूप में आप जब पढ़े होंगे कि समुदायों का जो पूर्ण क्रम है क्रमशः जब एक निश्चित स्थान पर बदलता है तो उसे ही सीयर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य। ये भी कॉमन सेंस से इसका उत्तर दिया जा सकता है। सस्टेनेबल की बात की जा रही है, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। अगला देखते हैं, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, ये कतई नहीं लग रहा है कि ये मुख्य उद्देश्य इसका होगा। सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना, ये हमारा क्या होगा, सी सही होगा। जो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा, सी हमारा विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जा रहे हैं कि नहीं पहुंच जा। आप देखिए प्रश्नों को और थोड़ा सोचिए उसके बारे में, ऐसे ही नहीं कि पता चला कि कुछ भी लगा के चले आ रहे हैं। नहीं, आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न सही होंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन का नाम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन ये सब क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फ्लोरोनीकृत गैसें हैं, और स्पष्ट रूप से कहीं मैंने मीथेन का शायद जिक्र नहीं किया। क्या इसमें मीथेन तो है, ओजोन का नहीं किया है, ठीक है, टाइप होने में याद छूट गया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 58 का जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होगा, ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। पर्यावरण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, भौतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिकी पर्यावरण को ही अजैविकी पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण में मृदा, वायु इत्यादि ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैविकी पर्यावरण में जंतु और ये पौधे, वनस्पति, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और जो सांस्कृतिक पर्यावरण में है इसमें सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो तंत्र है उन सभी की चर्चा होती है। परिचालन जो पर्यावरण है ये हमारा विकल्प इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण है, ठीक है। तो हमारे ये 3 विकल्प जो हैं ये क्या हैं, पर्यावरण के 3 प्रकार के वर्गीकरण जो किया गया है उनके ये पार्ट हैं, लेकिन जो परिचालन है ये नहीं है। इस वजह से निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो परिचालन होगा। ये विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो ये है बेनेट द्वारा इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है। जो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे क्या प्रभाव हो रहे हैं वो देखिए। जब देखिए वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ने का भी टाइम होता है ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन यदि टेम्परेचर ऐसे ही बे टाइम ही बढ़ता रहेगा, जनवरी में ही टेम्परेचर बढ़ने लगा या किसी और जिस टाइम पे बढ़ना चाहिए उस टाइम पे न बढ़ करके इसकी समय अवधि बदल जा रही है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर हैं, वे पिघलना शुरू हो जाएंगे। वे जब पिघलेंगे तो क्या होगा, जो समुद्र हैं उनका जल स्तर बढ़ जाएगा। उनका जल स्तर बढ़ेगा तो जो तटीय देश हैं, तटीय राज्य हैं, उनके वहाँ के लोगों को क्या होगा, वहाँ से पर्यवेक्षण होना, वहाँ से हटना पड़ेगा। उनके रोजगार प्रभावित होंगे, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होगा, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर क्या है, समुद्री जल तल का बढ़ना, हिम नदों का पिघलना, और इसके बाद आपको मालूम है जब वैश्विक ताप वृद्धि होगी तो क्या होगा, बीमारियों का भी फैलना शुरू होगा। क्योंकि क्या होगा कि बीमारियों इस सेंस में बढ़ेंगी कि कुछ समझ में नहीं आएगा। जो मौसम के अनुरूप जो बीमारियां फैलती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं ना कि मौसम जो होता है उसके अनुरूप ही बीमारियां होती हैं। ठीक है, जो मच्छर होते हैं, मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा ठंडी के टाइम पे कम दिखती हैं, लेकिन जब ये स्थिति आएगी ग्लोबल वार्मिंग की तो बीमारियों का भी फैलना दिखने लगेगा, और साथ ही साथ जो प्रवाल भित्ति विरंजन भी होगा। तो इस सेंस में जो चारों विकल्प दिए गए हैं ये क्या हैं, वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव में शामिल होंगे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दिया गया है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 है, और जो ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो 1987 है। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन है ये 1989 से प्रभावी हुआ है, और रियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन है ये 1973 से है। ठीक है, नहीं सॉरी, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1973 से नहीं है, ये 1992 के आसपास की सम्मेलन की बात हो रही है, तो ये 1992 से है। अब हम जो सही कोड तक कैसे पहुंचेंगे, इसका मतलब है कि सबसे पहले 4 होना चाहिए, फिर इसके बाद क्या होगा, घटना कौन सी है, दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर 1 है। 4, 2, 3, 1 कहीं है, 4, 2, 3, 1, इसका मतलब हमारा जो विकल्प होगा वो बी सही होगा। जो ये ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन है ये वही है जो धारणी विकास की बात की जा रही थी अभी पीछे हमने चर्चा की, उसी को ही ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है मतलब कि 3 राज्य हैं जिनका यह हिस्सा है। अब आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य है इसको अपने राज्य में घोषित किया, तो बी कई लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्या किया कि सर्वप्रथम घोषित किया, लेकिन है क्या कि यह जो अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों में कहीं ना कहीं शामिल है इसके कुछ अंश। तो प्रशासित ये अभयारण्य तीनों राज्यों के द्वारा होता है। जो विकल्प यहाँ पर होगा वो सी होगा, हरियाणा, कि यह हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। आप इसको कॉमन सेंस से भी उत्तर दे सकते थे। आप मैप देखिए, मैप में हरियाणा काफ़ी ऊपर है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को यदि हम कोरिलेट करके देखें, यदि हम थोड़ा उस पर सोचें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको यदि ये तीनों तो हो सकते हैं लेकिन हरियाणा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो
थोड़ा कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दिया जा सकता था, तो 63 का जो होगा वो सी होगा, हरियाणा। ठीक है, हमारा ये जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पूरा जो भी प्रश्न थे उन पर हम प्रॉपर अपनी पूरी डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम अगले किसी नए खंड के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।